हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं समाज में श्रम विभाजन, जो कि समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खिम द्वारा दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इमाइल दुर्खिम के बारे में। इमाइल दुर्खिम जो है फ्रांस के महान समाजशास्त्री थे। कार्ल मार्क्स एवं मैक्स वेबर के साथ ही आधुनिक समाज विज्ञान के मुख्य शिल्पी एवं समाजशास्त्र के जनक भी वो कहे गए हैं। वे एक दार्शनिक थे, लेकिन साथ ही समाज शास्त्री भी थे। विज्ञान की दृष्टि से उन्हें प्रत्यक्षवादी कहते हैं। अब देख लेते हैं इमाइल दुर्खिम की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं। उनमें से फर्स्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सेकंड द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, थर्ड इज़ द सुसाइड एंड फोर्थ मैंने लिखी है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये कुछ उनकी इम्पोर्टेंट बुक्स थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम श्रम विभाजन। तो हम देख लेते हैं कि इमाइल दुर्खिम ने जो है उनकी श्रम विभाजन की अवधारणा को द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उनकी जो पुस्तक है उसके अंदर इस अवधारणा को दिया था। ये है उनकी पहली पुस्तक थी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इमाइल दुर्खिम की हम बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि श्रम विभाजन है क्या। तो देखिए, श्रम विभाजन का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो वो होगा कि जब किसी बड़े कार्य को छोटे छोटे तर्क संगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो इसे श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहेंगे। अब देखिए, श्रम विभाजन के बारे में इमाइल दुर्खिम का कहना है कि श्रम विभाजन वास्तव में सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण की एक अभिव्यक्ति मात्र है। अब हम देखेंगे कि कैसे इमाइल दुर्खिम ने जो श्रम विभाजन को सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण की एक अभिव्यक्ति मात्र कहा है, वो क्यों कहा है। तो चलिए जान लेते हैं। इमाइल दुर्खिम के ही शब्दों में श्रम विभाजन की जो व्याख्या है समाज की दशा पर डिपेंड करती है। 19वीं सेंचुरी का समाज ऐसा था जिसमें आधुनिक उद्योग का पदार्पण हो चुका था। ये उद्योग अपने विकास के दौर में धीरे धीरे निश्चित रूप से बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली मशीनों को अपने अंदर समा लेता है, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा हुआ है। ऐसे उद्योग में जो है भारी भरकम रकम का भी निवेश होता है, उत्पादन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है, और इन सब शक्तियों के परिणाम के स्वरूप समाज में जो है अत्यधिक क्या हो जाता है, श्रम विभाजन। धंधे, काम धंधे हैं या रोजगार है या कुछ भी काम धंधा है, वो अनिश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। प्रत्येक धंधे में क्या आ जाता है, स्पेशलाइजेशन यानी कि विशिष्टीकरण आ जाता है। तो देखिए, अब ये श्रम विभाजन बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आता ही है, लेकिन यह परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं होकर ये समाज के अलग अलग भागों में भी हमको देखने को मिलता है, जैसे राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य जो है समाज के भाग हैं, उनमें भी हमको श्रम विभाजन का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका इफेक्ट जो है साहित्य, कला, विज्ञान, इन तक में भी अपने आप को हमको देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो दर्शन शास्त्र हैं और उसकी वैचारिकी और विधि है, उसमें भी विशिष्टीकरण हमें देखने को मिलता है। वे व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें भी हमें बढ़ता हुआ विशिष्टीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि ये श्रम का अर्थ इमाइल दुर्खिम क्या लगाते हैं। इमाइल दुर्खिम के अनुसार श्रम की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो सामान्य रूप में दुर्खिम की परिभाषा में ये याद रखने की बात होती है कि उनका श्रम विभाजन जो है अर्थशास्त्रियों द्वारा श्रम विभाजन की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्री तो कहते हैं कि समाज की विभिन्न गतिविधियों का और इस अर्थ में धंधों का जो विभाजीकरण है वही क्या मानते हैं, वो श्रम विभाजन। लेकिन इमाइल दुर्खिम उनकी इस परिभाषा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि वास्तव में समाज के सदस्यों में सामाजिक और सांस्कृतिक विभेदीकरण या जो अंतर होता है, यही हमें श्रम विभाजन में देखने को मिलता है। इस रूप में क्या हुआ कि श्रम विभाजन तो केवल सामाजिक सांस्कृतिक विभेदीकरण की एक अभिव्यक्ति मात्र है। अतः मूल रूप में जो श्रम विभाजन आर्थिक यानी कि उद्योग धंधों का विभाजीकरण न होकर सामाजिक और सांस्कृतिक विभेदीकरण है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि श्रम विभाजन समाज में आया कैसे। इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए इमाइल दुर्खिम कहते हैं कि श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जो है जनसंख्या के घनत्व से है। ठीक है, प्राचीन समाज में जनसंख्या कम थी और इसलिए सामाजिक कार्य भी क्या थे, सीमित थे।
अतः श्रम विभाजन की कोई विशेष आवश्यकता वहाँ पर अनुभव नहीं की गई थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ समाज की आवश्यकताएं बढ़ी और विभिन्न सामाजिक कार्य, विशेष रूप से आर्थिक उत्पादन कार्य बड़े स्तर पर होना आवश्यक हो गया। अतः श्रम विभाजन की प्रणाली को भी लागू करना स्वभावतः अनिवार्य सा हो गया था। तो इस कारण से जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का एक कारण बन गया है। तो यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, श्रम विभाजन की प्रणाली भी स्वतः ही बढ़ती गई। तो चलिए अब देख लेते हैं कि श्रम विभाजन की समाज के लिए उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे समाज में विभिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म जातियों के लोग किस प्रकार से एक समाज को बनाते हैं। इस प्रकार के समाज में व्यक्ति किस तरह से अपने खुद के हितों की पूर्ति करते हैं। दूसरे वर्ष में अगर कहें तो व्यक्तियों की जो ये विभिन्नता है उसमें समाज की एकता किस प्रकार बनी होती है। ये सब प्रश्न जो है व्यक्ति और समाज के संबंधों के दायरे में आते हैं और इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का इमानुएल दुर्खिम ने उनकी जो ये पुस्तक है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इन सब सवालों का जवाब उन्होंने इस पुस्तक के अंदर ढूंढने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। तो देखिए इमानुएल दुर्खिम के अनुसार समाज का श्रम विभाजन किस तरह से इस समाज में संबंधता और सुदृढ़ता यानी कि एकता को लेकर आता है, यही श्रम विभाजन के अंदर हमको पढ़ना है। श्रम विभाजन के अंतर्गत क्या होता है, क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं किसी भी समाज की आवश्यकताएं होती है। इमानुएल दुर्खिम जो है क्रिया के दो अर्थों का उल्लेख करते हैं। एक क्रिया का मतलब होता है कुछ भी कार्य को कर लेना, कुछ भी गतिविधि को करना। कारखाने में जैसे कारागिर को चलाना या किचन में खाना बनाना क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है, इसमें गतिविधि है। क्रिया का अर्थ भी सामान्य है, इसमें क्रिया करने के परिणाम क्या होते हैं इसका कोई अर्थ नहीं लिया जाता है। यहाँ तो क्रिया का मतलब क्या होता है कि हमें बस कुछ न कुछ काम करना है। ठीक है, उसको इमानुएल दुर्खिम क्या बोलते हैं, कोई भी क्रिया या गतिविधि को करना। श्रम विभाजन की क्रिया केवल सामान्य क्रिया नहीं है, श्रम विभाजन इसके बिल्कुल उलट है। ये क्रिया जो है समाज की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। श्रम विभाजन के अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं उसका मतलब, उसका कुछ न कुछ मतलब निकलता है। उसका मतलब होता है वो समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है, वो समाज के किसी न किसी काम आती है। जैसे हम हमारे शरीर के बारे में पाचन और श्वसन क्रिया के कार्यों की बात करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि पाचन और श्वसन के शरीर के लिए कुछ कार्य है तो हमारा मतलब ये है कि पाचन क्रिया में कुछ अम्ल और रस भोजन में शामिल होते हैं या श्वसन क्रिया में खून जो है साफ होता है। तो क्रिया का अर्थ यहाँ उसके परिणामों का शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। क्रिया के इस अर्थ को दुर्खिम जो है सामाजिक व्यवस्था पर भी लागू करते हैं। उनका मानना है कि समाज की कुछ आवश्यकताएं होती है, लोगों के लिए भोजन की उपलब्धि, पहनने के लिए जो कपड़ों की व्यवस्था है, उनके लिए घर, उनकी सेफ्टी, जिसकी पूर्ति वो कहाँ से करता है, श्रम विभाजन से। अतः दुर्खिम जो है उनका कहना है कि श्रम विभाजन व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है, यह तो केवल सामूहिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। श्रम विभाजन की जो उनकी पुस्तक है उसका जो केंद्रीय विषय है, उसका केंद्रीय विषय उन्होंने व्यक्ति और समाज के संबंधों पर केंद्रित किया है। ठीक है, अब देखिए दुर्खिम ने जिन समस्याओं को उठाया है उनकी इस पुस्तक के अंदर, उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है सामाजिक व्यवस्था की है। श्रम विभाजन के विश्लेषण में उन्होंने यह बिल्कुल अच्छे ढंग से कहा है कि कितना ही अधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण आ जाए, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। उनका एकमात्र सूत्र है जो क्या है कि जितना अधिक श्रम विभाजन उतनी ही अधिक समाज की एकता। ये उनका जो है, उनकी ये पुस्तक है उसके अंदर उन्होंने ये उनका सूत्र दिया है।